हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए रहने वाला है और सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बस करना है कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि इस सब्जेक्ट से कोई भी डाउट आपका ना रहे। बस करना है क्या, एंड तक देखो इस वीडियो को। आगे चले। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अपना है व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर भी कह देते हैं। आपने सुना भी होगा। तो ये होती क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो, जो एफआईआर होती है ना, ये फर्स्ट रिपोर्ट होती है जिसको रिकॉर्ड करा जाता है पुलिस के द्वारा। जब कोई कंप्लेन करता है किसी क्राइम के बारे में कि हाँ भाई कोई जो अपना क्राइम है वो कमिट हो चुका है ना, तो उसके बारे में जो है ये रिकॉर्ड करा जाता है किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, है ना। और इट इंक्लूड्स बेसिक फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट लाइक डेट, टाइम, प्लेस, व्हाट हैपेंड एंड डिटेल्स ऑफ द एक्यूज्ड। कहने का मतलब है ये किस टाइम हुआ है क्राइम, कहां पर हुआ है, किस डेट को हुआ है, और अगर हमें पता है एक्यूज्ड कौन है, मतलब उस क्राइम को किसने कमिट करा है, तो उसकी डिटेल्स भी हमें देनी होती है, मतलब लिखी होती है इसके अंदर। और इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टार्टिंग ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, है ना। आपने देखा होगा भाई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, एफआईआर ही होता है। समझ आ रहा है आपको। आगे सुनो भाई, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एन एफआईआर। एफआईआर फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और पुलिस स्टेशन जाके भी कर सकते हो। देखो, गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, भाई सीधी सी बात है कि प्रोसेस आपको बताना है। एंड टेल द पुलिस व्हाट हैपेंड, भाई पुलिस को जाकर बताओ क्या हुआ है। एंड द पुलिस राइट इट डाउन एंड रीड इट बैक टू यू। पुलिस सब कुछ लिख लेगी, देन आपको क्या बताएगी, पढ़कर सुनाएगी। समझ रहे हो। और आप क्या करोगे, डिटेल्स को चेक करोगे और उसको साइन कर दोगे अगर सब कुछ ओके है तो। एंड यू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर। ठीक है भाई, तो एफआईआर की कॉपी जो है आपको मिल जाएगी एक। और द पुलिस देन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग योर केस। देन पुलिस क्या करती है, आपके केस को स्टार्ट कर देती है इन्वेस्टिगेट करना। आइटम्स एन एफआईआर मस्ट इंक्लूड, यानी कि जब एफआईआर की बात होती है ना, तो एफआईआर के अंदर भाई कौन सी बातें इंक्लूड होनी चाहिए, है ना, तभी उसको हम एफआईआर बोलेंगे। प्रिकॉशन आते हैं, ध्यान रखना है। तो भाई पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट, ठीक है। तो देखो भाई, जो कंप्लेंट कर रहा है ना, मतलब उसकी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, नेम होना चाहिए उसका, फादर या हस्बैंड का नेम, एड्रेस या एड्रेस और फोन नंबर, ये होना ही चाहिए। उसके बाद प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस, मतलब कि इंसिडेंट कहां पर हुआ है। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है डिस्टेंस कितना है पुलिस स्टेशन से उसका, और डायरेक्शन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, है ना। डायरेक्शन भी आपको बतानी है, पुलिस स्टेशन से डायरेक्शन कहां पर है, तो ये आपको बतानी है प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस के बारे में, कहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। आगे चले, डेट एंड टाइम बता देनी है भाई इंसिडेंट का, और ऑफेंस डिटेल बतानी है, मतलब कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है भाई, चोरी हुई है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ये सब आपको बता देना है। एंड डिटेल्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह चोरी हुई है, अगर थेफ्ट का मामला है ना, तो आपको इसकी डिटेल्स ही बता देनी है। समझ रहे हो आप। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्यूज्ड इफ नोन, मतलब अगर आपको पता है कि वो एक्यूज्ड है कौन, जिसने क्राइम करा है, तो उसकी डिटेल्स अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन देना उसके बारे में। और डिटेल्स ऑफ विटनेस, तो नेम और इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल हु सो द इंसिडेंट। आपने देखा होगा ना, कोई क्राइम होता है तो आसपास के लोग वहां पर रहते हैं, तो वो क्या हो गए, विटनेस हो गए। तो उनके कुछ नेम्स आप बता सकते हो अगर आपको पता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ रिगार्डिंग किसी विटनेस के बारे में, तो आपको यहाँ बतानी होती है। और कंप्लेंट डिटेल्स, तो बहुत ब्रीफ में और क्लियर एक्सप्लेनेशन रहता है कि भाई हुआ क्या आखिर, है ना। तो बहुत बेसिक डिटेल में आपको बताना है, मतलब बहुत ब्रीफ में बताना है, बहुत ज्यादा बड़ी राम कहानी नहीं लिखनी है, बहुत ब्रीफ में बताना है। एंड इंपॉर्टेंट नोट क्या है, यू मस्ट मेक 2 कॉपीज ऑफ एफआईआर एप्लीकेशन, है ना, एक पुलिस के लिए और एक आपके लिए। और ये फॉर्मेट है लिखने का, जब आप एफआईआर लिखते हो तो ये इस फॉर्मेट में लिखी जाती है। ठीक है, ये जो मैंने पीछे बताई डिटेल्स है, जो कि एक एफआईआर के अंदर होनी ही चाहिए, ध्यान रखना है आपको। तो ये सैंपल एफआईआर है, जहां पर ऐसा करोगे एप्लीकेंट नेम, है ना, उसके फादर हस्बैंड का नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और डेट आ जाएगी, है ना। जो मैंने पीछे बताया वो सब आ जाता है ऐसे। टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, एड्रेस डालो पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिस है वहां का। सब्जेक्ट आपको डालना है भाई, ध्यान आपको रखना है, जैसे योर लॉस्ट डॉक्यूमेंट, फोन नेम एंड नंबर, ये सब आपको बता देना है। फिर रिस्पेक्टेड सर करके, और यहाँ पर आपको ऐसे बताना है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स टू योर काइंड नोटिस। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स जो है इंक्लूड कर दोगे, जो मैंने आपको पीछे बताई है। जो भी आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर आप बता सकते हो। और लास्ट में आपको ऐसे लिखना होता है, आई सीक योर हेल्प एंड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर माई एफआईआर इन द
सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो ये सब्जेक्ट यहाँ पर उन्होंने दिया है, जो भी जिसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एफआईआर कर रहे हो, समझ रहे हो। एंड फॉर योर रेडी रेफरेंस आई एनक्लोज हियर विद अ कॉपी ऑफ माय आईडी प्रूफ, होप यू विल डू द नीडफुल फेवरेबली द एट द अर्लीस्ट, समझ रहे हो आप। और लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स योर सिंसियरली, यहाँ पे सिग्नेचर कर देने और नेम आपको लिख। ऐसे क्या होता है, आपकी एफआईआर डन हो जाती है। आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, अगर आपको बोला जाए कि पर्टिकुलर केस के लिए एफआईआर दर्ज करवाओ, फाइल करो, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, समझ रहे हो। आगे चलो, प्रिपेयर एन आरटीआई एप्लीकेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन द सैनिटेशन ऑफ कॉलेज कैंटीन इन दिल्ली एनसी, है ना भाई। तो आरटीआई एप्लीकेशन आपको क्या करनी है, डालनी है। क्यों भाई, क्योंकि आरटीआई का मतलब क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आपको एप्लीकेशन डालनी है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो अपना कॉलेज है ना, उसके कैंटीन में सैनिटेशन को लेकर क्या मामला चल रहा है भाई, क्या रिपोर्ट है, वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और आपको कहीं की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, किसी डिपार्टमेंट की, है ना, तो आप आरटीआई डाल सकते हो और आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई, ये ध्यान आपको रखना है। आगे देखो, द राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई इज एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2005। तो 2005 में एक्ट लाया गया था आरटीआई वाला, जिसके तहत हम कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट गिव्स एवरी इंडियन सिटीजन द राइट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। तो कोई पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को पूछ सकते हैं, निकालवा सकते हैं, ठीक है। आगे चलो, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पिन कोड लिख दिया, सर करके लिखना है, या मैडम आप लिख करके लिख सकते हो। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ऐसा आपको लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अब वो जो है आरटीआई कहीं की भी हो सकती है, बस आपको करना क्या है भाई, ये करके आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वगैरह चेंज कर देना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, वहां पे कुछ और होगा, मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप कुछ और लिख दोगे, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, आपको ऐसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना। जो रेड वगैरह देख रहे हो ना, जो रेड से मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पर बस आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ये ब्लैक से जो लिखा हुआ सब सेम रहेगा। तो आई डैश बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसको आई डैश डॉटर सन ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश मोबाइल नंबर डैश, ऐसे करके आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप नेम फिल कर दोगे, एंड यहाँ पर फादर या हस्बैंड का नेम, अगर भाई कोई लड़की है ना, जिसकी शादी नहीं हो, तो फादर का नाम लिखेगी, या लड़का तो फादर का ही नाम लिखेगा। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हस्बैंड का नेम भी लिख सकते हो, कोई जिसकी शादी हो चुकी है, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, मतलब वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहती है, तो यहाँ पर वो हस्बैंड का नाम लिख सकती है। एंड रेजिडेंट ऑफ, अपना एड्रेस आपको लिख देना है, और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, समझ रहे हो। विश टू गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और आप अब क्या चाहिए आपको, ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपने पूछी है, क्या, हाउ क्लीन आर द कॉलेज कैंटीन इन दिल्ली एनसीआर अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट इंस्पेक्शन, है ना। तो ये पूछा है कि भाई जो कॉलेज है ना, कॉलेज कैंटीन है ना, वो कितने क्लीन है, जो भी अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट इंस्पेक्शन। क्योंकि भाई ये जो जो कैंटीन की भाई सैनिटेशन को संभाल के रखता है ना, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जो कि भाई सबको जो भी आरटीआई डालता है उसको क्या देता है भाई, इंफॉर्मेशन देता है। तो इसकी जिम्मेदारी है ना सबको इन्फॉर्म करना। तो इनसे पूछ रही है कि जो आपके कैंटीन में भी जो है क्या हुआ है, यहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके कैंटीन के सैनिटेशन की हालत क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। एंड हाउ ऑफन डू यू चेक द सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ दिस कैंटीन, और अक्सर आप कैसे चेक करते हो अपने कॉलेज के जो कैंटीन के सैनिटेशन को, मतलब साफ सफाई को, समझ रहे हो आप। ये क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछे, और आपको भी ऐसे एग्जाम में लिखना है, जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसी हिसाब से आपको ऐसा आरटीआई डालने और क्वेश्चन फ्रेम करने दो, बहुत है। एंड आई हियर बाय स्टेट दैट I have completed all formalities and have paid the required RTI fee of 10 rupees, और 10 रुपए ही लगते हैं, ठीक है, बाय कैश ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर, जो भी आप लिख सकते हो इसमें से एक लिखना, ठीक है। और डेटेड यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर देना है कि जिस भी डेट को आपने ये आरटीआई डाली है, और योर सिंसियरली सिग्नेचर आपको डालना है, यहाँ पर अपना नाम और पोस्टल एड्रेस आपको डाल देना फिर से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी आरटीआई हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। आगे चले, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसके ऊपर, ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर, जो कि
आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है। डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, हाईलाइट हाउ सच इनिशिएटिव्स प्रमोट अ शेयर्ड कल्चर ऑफ केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको बताना है ना, कि भाई जो ये ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं ना, वो कैसे शेयर्ड कल्चर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं चीजें, है ना। सो शेयर्ड कल्चर ऑफ केयर, यानी कि हम दूसरों की केयर कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन तो यही है भाई, अगर आपको आप ब्लड डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो। ये क्या है, शेयर्ड कल्चर ऑफ केयर है मत एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे इनिशिएटिव कैसे प्रमोट करते हैं आपको ये बताना है ना। और यहाँ पर आपको पार्टिसिपेशन बताना है स्टूडेंट्स का, और हाईलाइट करना है ऐसे कि कैसे प्रमोट करते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स। समझ आया भाई क्वेश्चन? देखो, आपको ऐसे बेसिक सी हेडिंग लिख देनी है, ब्लड डोनेशन कैंप, ध्यान रखना है, और आपको इसे स्टार्ट कर देने हैं। पैराग्राफ देखो, मैंने आपके एग्जाम के नंबर के हिसाब से थोड़ा बड़ा लिखवाया है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ ना, पैराग्राफ और ऐसे लोग एक ही समझते हैं। पैराग्राफ डिफरेंट होता है ऐसे से, ऐसे बहुत डेप्थ वाली बात हो जाती है, ऐसे हम थोड़ा बड़ा लिखते हैं, लेकिन पैराग्राफ कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। आप कह सकते हो लगभग एक पेज का लिख लो बहुत है। और पैराग्राफ के अंदर 3 बेसिक चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस है ना भाई, सपोर्टिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग डिटेल्स होती है भाई, और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हो, ठीक है। कंक्लूजन लिखते हो मतलब कि कंक्लूडिंग सेंटेंसेस आपको लास्ट में लिखने होते हैं। 3 चीज, टॉपिक सेंटेंसेस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, ठीक है। आपको ये 3 चीजें लिखनी होती है, जिससे आपका जो है एक पैराग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। तो हम यही करेंगे। टॉपिक सेंटेंस वो होता है जहां पर आप जो ये अपना क्वेश्चन में जो पूछा है ना हमसे, उसको हम बता रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर कि वो क्या है। समझ रहे हो भाई आप? ये ध्यान, इसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो ये एक पैराग्राफ के अंदर होनी ही चाहिए चीजें, ठीक है। अब देखो, देखते हैं। A blood donation camp was organized in our college by the students union in collaboration with nearby hospital। ये हो गया अपना टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। अब जितनी बात इंट्रोडक्शन ही है वैसे, अब जितनी बात हम करने वाले हैं वो सारी सपोर्टिंग डिटेल्स है। लास्ट में जो कंक्लूडिंग होगा वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होंगे, ठीक है। एंड द मेन एम ऑफ द कैंप वाज टू हेल्प पेशेंट्स हु नीड ब्लड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। तो इनका मेन एम क्या है भाई, इस जो इन्होंने डोनेशन कैंप रखा है, कि भाई जो पेशेंट्स है जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है इमरजेंसीज में, है ना, और अवेयरनेस फैलाना कि भाई जो ब्लड डोनेशन होता है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। समझ रहे हो? और द इवेंट रिसीव्ड एन ओवरवेलम्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो सबसे जो है हमको क्या मिला है, क्या मिला है भाई, एक तरह से कह सकते हो बहुत, कह सकते हो रिसीव हमको अच्छा मिला है, रिस्पॉन्स मतलब रिसीव हुआ है, ठीक है, अच्छा प्यार मिला है, कहने का मतलब ये है। आगे चले। बिफोर द डोनेशन प्रोसेस, डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ कंडक्टेड हेल्थ चेकअप टू एंश्योर दैट द डोनर्स वर फिट टू डोनेट ब्लड। सही बात है, ऐसे किसी का ब्लड नहीं लिया जाता, पहले चेक करा जाता है कि वो फिट है या नहीं है। तो पहले ही जो है भाई ये जो डॉक्टर्स है, मेडिकल स्टाफ, उन्होंने कंडक्ट करा था हेल्थ चेकअप कि भाई जो डोनर डोनर है ना वो फिट है या नहीं है, ठीक है। एंड मैनी स्टूडेंट्स volunteered to help with registration, guiding donors and managing arrangements। तो जो भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वॉलेंटियर कर रहे थे, मतलब कि जिनमें कुछ फायदा नहीं था, बस वो सेवा करना चाह रहे थे, वो जुड़े और यहाँ पर उन्होंने मदद करी भाई रजिस्ट्रेशन के अंदर। जो डोनर्स है ना उनको गाइड करा और अरेंजमेंट करे बहुत सारे, ठीक है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली, मतलब कि भाई एनर्जी के साथ उन्होंने क्या करा, पार्टिसिपेट करा। एंथुसियास्टिकली मतलब होता है कि भाई एनर्जी के साथ। एंड डोनेटेड ब्लड विलिंगली, और अपनी इच्छा से उन्होंने क्या करा है, ब्लड को डोनेट किया है। एंड द मेडिकल टीम अप्रिशिएटेड देयर स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड डेडिकेशन। समझ रहे हो आप? ये जो मेडिकल टीम है ना, उन्होंने क्या करा, अप्रिशिएट करा उनकी स्पिरिट को, उनकी सर्विस और उनके डेडिकेशन को। इनके स्टूडेंट्स ने जो पार्टिसिपेट करा यहाँ पर, उनकी जो हिम्मत थी, उनकी जो स्पिरिट थी, उसको यहाँ पर काफी अप्रिशिएट करा। एंड द कैंप ऑल्सो इंक्लूडेड अवेयरनेस सेशंस वेयर स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन, हाउ 1 यूनिट ऑफ ब्लड कैन सेव सेवरल लाइव्स। कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड होता है ना, वो कैसे बाकियों की लाइफ बचा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने सीखा, ठीक है। एंड आगे बात करें, द इवेंट हेल्प्ड रिमूव मैनी मिथ्स एंड फियर्स रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन। और जो इवेंट है यहाँ पर बहुत सारे जो मिथ्स हैं भाई ब्लड डोनेशन को लेकर वो भी खत्म हुए, ये ध्यान आपको रखना है। एंड इट एनकरेज्ड
स्टूडेंट्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन अ मीनिंगफुल वे। और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट को एनकरेज करा जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो बन जाए और कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को एक मीनिंगफुल तरीके से। मीनिंगफुल वे का मतलब ये होगा कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी के अंदर। अगर आप लाइफ जी रहे हो ना, कोई एम नहीं है, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं है, तो आपकी लाइफ क्या एक मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। तो मीनिंगफुल वे का मतलब है आप अच्छे सिटीजन हो, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, सोसाइटी को ग्रो करने में, देश को ग्रो करने में, आपका कुछ एम है जिंदगी में, तो आप मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हो। ठीक है, आगे चले। एंड सच इनिशिएटिव्स प्रमोट शेयर्ड कल्चर ऑफ केयर, कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान आपको रखना है। एंड दे टीच यंग पीपल द वैल्यू ऑफ हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, है ना भाई। तो हम रिटर्न में कुछ ना मांगकर क्या कर रहे हैं, हम केवल दूसरों की मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये भी लोगों ने यहाँ पर सीखा, समझ रहे हो, ध्यान आपको रखना है। एंड द ब्लड डोनेशन कैंप वाज अ सक्सेसफुल एंड इंस्पायरिंग इवेंट दैट strengthened the spirit of social service and unity among स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के बीच में यूनिटी, है ना भाई। और जो सोशल सर्विस की स्पिरिट होती है ना, ये लोगों ने इस चीज को और स्ट्रेंथन करा, किसने, ब्लड डोनेशन कैंप ने, कि शेयर्ड कल्चर होता क्या है, समझ रहे हो आप, ये ध्यान आपको रख लेना है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो, राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन योर लोकेलिटी रिजल्टिंग इन हेल्थ हैजार्ड्स एंड फोल स्मेल इन द लोकेलिटी, है ना। मतलब कि भाई बहुत खराब स्मेल आ रही है आपकी लोकेलिटी में और हेल्थ हैजार्ड्स आ रहे हैं, मतलब हेल्थ बिगड़ रही है सबकी। तो इसको लेकर आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है हेल्थ ऑफिसर को, इस बारे में कंप्लेंट करनी है कि भाई आपके इलाके में, आपकी लोकेलिटी में क्या हो रहा है, इरेगुलर गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, समझ रहे हो। बहुत आसानी से आप लिख दोगे, कॉमन लाइंस में आपको दे दूंगा, कोई भी लेटर आ जाए, है ना, कंप्लेनिंग वाला, आपको बस क्या करना है, डिटेल चेंज करनी है, बाकी सब फिक्स है आपके लिए, कुछ नहीं करना आपको। देखो क्या करना है आपको, सेंडर से एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, और डेट लिखते वक्त अब ये डेट मेंशन मत करना, ही डायरेक्ट डेट लिखना और एड्रेस लिखना, जैसे कि आप लिख सकते हो ऊपर। देखो जैसे कि यहाँ पर सेंडर से एड्रेस लिख रहे हो आप, तो लिखोगे एबीसी कॉलोनी, एड्रेस दे रखा होगा तो वो लिख देना, बाकी ऐसे लिखना एबीसी कॉलोनी, ठीक है। और फिर एक लाइन छोड़ देना, डेट लिख देना यहाँ पर, जैसे कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज है भाई 1 जून, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा भाई, ठीक है, 1 जून, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2026, ऐसे आपको डेट लिखनी है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे कर देना है। फिर आपको एक और लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है टू द हेल्थ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, और ये क्या है, ये एक रिसीवर एड्रेस है, ये क्या है भाई, ये रिसीवर एड्रेस है। तो रिसीवर एड्रेस कैसे लिखते हैं, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम, ठीक है, और वो मतलब किस डिपार्टमेंट से जो भी कंप्लेंट आप कर रहे हो वो किस रिगार्डिंग कर रहे हो, तो ऐसे हेल्थ ऑफिसर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है तो मेंशन कर दिया, और दिल्ली से, तो ये एड्रेस हो गया, तो आपको ऐसे मेंशन कर देना है। और फिर सब्जेक्ट लिखना है कंप्लेंट रिगार्डिंग, आपको कोई से भी कंप्लेंट का लेटर आ जाए आपको ये यूज करना है, कंप्लेंट रिगार्डिंग, और आपको आगे क्वेश्चन से लाइन उठानी है और यहाँ पे आपको लिख देनी है, समझ रहे हो आप। तो कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन आवर लोकेलिटी, उसके बाद सर मैडम करना है आपको, उसके बाद लिख आगे चलो ऐसे, आई एम रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पर आपका आएगा लोकेलिटी का नेम, यहाँ पर क्या आएगा, लोकेलिटी का नेम आ जाएगा। एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द प्रॉब्लम ऑफ, सबको लिखना है कि मैं लेटर लिख रहा हूं ताकि तुम्हारा जो अटेंशन है ना, ये तुम्हारा, तुम नोटिस कर लो इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉब्लम मेंशन करनी जो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी होगी, इन आर लोकेलिटी, खत्म। आगे देखो भाई, एंड द प्रॉब्लम है, अब देखो ये बिल्कुल कॉमन लाइन है, यहाँ पे कुछ मैंने इस प्रॉब्लम का जिक्र भी नहीं करा है, मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम मेंशन कर दी, अब इसी प्रॉब्लम को लेकर मैंने सेंटेंस बना दिए, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो जैसी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप इस सब में चल जाएगा, बट एक आध जगह चेंज करना होगा तो बताते चलूंगा मैं आपको, ठीक है भाई। देखो, द प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी सीरियस इन रिसेंट डेज, ड्यू टू दिस द रेसिडेंट्स आर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, समझ रहे हो, ये जो प्रॉब्लम है बहुत सीरियस हो चुकी है, जिस वजह से जो है जो रेजिडेंट्स है बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, और इससे क्या इनकन्वीनियंस क्रिएट हो गई है, जो कि डेली लाइफ जो है लोगों की वो अफेक्ट हो रही है।
है ना भाई, जो कि इस एरिया में रह रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम से तो लोगों की लाइफ डिफिकल्ट होती है, लोग अफेक्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं करा कि जो आप ना लिख पाओ किसी और लेटर में, समझ रहे हो आप। मोर ओवर दिस सिचुएशन एज रिजल्ट इन हेल्थ हैजार्ड्स। अब ये जो लाइन है ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखी है कि जो इस सिचुएशन के जो रिजल्ट है ना, उस वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ हैजार्ड्स आ रहे हैं, है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। जैसा क्वेश्चन होगा ना, आप यहाँ पर ऐसी लाइन्स खुद लिख सकते हो, तो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, क्योंकि जब लेटर की बात आती है तो वहां पर मेंशन होता है कि प्रॉब्लम आपको कौन सी आ रही है। एंड द रेजिडेंट्स आर वरीड एंड एक्सपेक्ट इमीडिएट एक्शन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज, है ना भाई। तो जो रेजिडेंट्स है वो चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शन हो कंसर्न अथॉरिटीज के थ्रू। कंसर्न अथॉरिटीज मतलब होता है जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो ये सब संभालती हैं, समझ रहे हो आप। आगे चलो, और उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू to look into the matter and take necessary steps to solve the problem as soon as possible. We shall be grateful for your prompt action. Prompt action का मतलब है कि आप इस ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए एक ढंग का एक्शन लोगे जिससे हम इससे निपट जाए। हम निपटने का मतलब है हम इस प्रॉब्लम से दूर हो जाए, ठीक है ना भाई। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ। अपना नेम नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना है, XYZ लिखना है और नीचे लिख देना है रेजिडेंट ऑफ ABC कॉलोनी। समझ आ रहा है भाई। यहाँ आपका लेटर खत्म हो जाता है। ये लाइन कॉमन, ये कॉमन, ये सब कॉमन, कुछ नहीं करा मैंने, आपको डायरेक्ट दे दिया। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। मैंने कुछ अपनी तरफ से सेंटेंस नहीं बनाए, है ना, जो मेरे को अलग टॉपिक के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। बस यहाँ पर ये सब मेंशन करो, कहानी खत्म। अगर कंप्लेंट वाला लेटर आता है तो प्रिंसिपल वाला लेटर भी आते हैं, कॉलेज प्रिंसिपल को लिखने के लिए भी लेटर आते हैं, उसका भी क्वेश्चन ले रखा है और वहां पर भी मैंने कॉमन लाइन आपको दी है। तो परेशान को आपको बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी आता है, किसी में आ जाता है किसी में नहीं आता है, तो बता देता हूँ यहाँ पर क्या। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएट आप समझते हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा क्वेश्चन मार्क के बारे में, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में, है ना, फुल स्टॉप के बारे में, ये जो अपना कोमा होता है ना, इन्वर्टेड कोमा के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब हम इसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में आपको पंक्चुएशन लगानी है, तो इसलिए लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो ये क्या है, ये सेंटेंस आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ऐसा, ये बिल्कुल रो सेंटेंस है, क्या लो ना, यहाँ पर पंक्चुएशन यूज कुछ नहीं करा इन्होंने। तो आपको यहाँ पर इसको करेक्ट करना है पंक्चुएशन में, ग्रामेटिकली करेक्ट है, यहाँ पर पंक्चुएशन का यूज नहीं है। देखो जैसे कि ये सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ये होगा, पहले देखो माय फादर सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना जब, तो उसका जो ये पहला अल्फाबेट होता है कैपिटल होता है। तो ये नहीं था, देखो वहां पर कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल होगा, माय फादर सेड। और जब कोई बात कहता है ना तो वहां पर कोमा आता है, और जब वो बात कहता है वहां पर इन्वर्टेड कोमा भी आता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर नहीं लगाया था, देखो भाई, तो यहाँ पर हमने लगा दिया। अब यहाँ पे तो दिल्ली है, इसमें तो भाई ये प्लेस है, ये किसी जगह का नाम है, तो ये भी कैपिटल होना चाहिए था, नहीं था। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और देखो इंडिया में भी आई कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पर हमने आई भी कैपिटल कर दिया, और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है तो फुल स्टॉप भी लगा दिए। ऐसे करना है आपको। तो माय फादर सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे चले। अरे भाई हाँ देखो, वाओ व्हाट, देखो जैसे मैंने बोला ना बिल्कुल रिएक्शन के साथ, वो इसमें है ही नहीं, वो करेक्ट सेंटेंस में आएगा। मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रंगोली यू मेड, इसमें कोई इमोशन हमें शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको करेक्टली लिखूं पंक्चुएशन के साथ, तब तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है वाओ, और जब ऐसे वर्ड यूज होते हैं ना वाओ वगैरह, ये फीलिंग को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ता है एक्सक्लेमेशन मार्क को, मतलब इसको भाई देखो, ये इसको यूज करना पड़ता है, इसे कहते हैं, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ऐसा आपने वाओ लिखना है और आपको ये लगाना है ना। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रंगोली यू मेड, तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हुई है और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हुई है कि वाओ व्हाट अ रंगोली यू मेड, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल रंगोली यू मेड। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करोगे, तो यही सब है। तो वाओ भाई सरप्राइज दिखाता है, तो हमको क्या करना है, ये यूज करना है। और जो पूरा सेंटेंस है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है, तो यहाँ पर भी हमको ये लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। आगे चलो,
व्हेन इज द नेक्स्ट मेट्रो टू राजीव चौक, आस्क द टूरिस्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ पे आपको पंक्चुएशन लगानी है। अब यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको भी दिख रहा है ना भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। और ये कुछ बोल रहा है, व्हेन इज द नेक्स्ट मेट्रो टू राजीव चौक, आस्क द टूरिस्ट। तो यहाँ पर भाई हमने क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया, अब जो एग्जैक्ट वर्ड वो टूरिस्ट बोल रहा है ना, जो पूछ रहा है हमसे, तो उसको भी हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा में लगाना होता है, क्योंकि उस वर्ड्स को हम चेंज नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन आर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क, क्योंकि जो भी वर्ड आपने देखा होगा, आपने जब अपनी छोटी क्लास में पढ़ा या अभी भी आप बुक्स पढ़ते हो, तो जो डेफिनेशन किसी ऑथर ने दे दी या किसी साइंटिस्ट ने दे दी ना, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम ऐसे इन्वर्टेड कोमा में शो करते हैं। तो यही चीज है, तो ऐसे जो उसने वो वर्ड्स बोले हैं उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या आएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, आस्क द टूरिस्ट। और यहाँ पर देखो फुल स्टॉप भी नहीं है, तो यहाँ हमने फुल स्टॉप भी लगा दिया है, ठीक है। आगे चलो, और कुछ भी आप देख सकते हो। देखो ये जो राजीव चौक में, आर जो है प्लेस का नाम है, तो ये कैपिटल होना चाहिए था, हमने कर दिया। डब्लू छोटा था, डब्लू बड़ा करो भाई, समझ रहे हो आप। तो ऐसे आपको हर चीज देखनी है, आप मिस नहीं कर सकते, बहुत बारीक बारीक चीजें यहाँ पर मिस हो रखी होती है, ये ध्यान आपको रखना है। अगला देखो, द टीचर आस्क्ड हु कैन रिसाइट अ पोयम बाय रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब कौन इसको वापिस बोल सकता है जो रविंद्रनाथ टैगोर की पोयम है। तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, देखो द स्टार्टिंग वर्ड है, कैपिटल होना चाहिए, कर दिया, है ना। टीचर ने पूछा है, तो यहाँ पर कोमा लगाओगे, क्या पूछा है उसको वर्ड को आप चेंज नहीं करोगे, तो आप वो लगाओगे इन्वर्टेड कोमा में, और पूछा है इन्वर्टेड कोमा लगा दो, क्वेश्चन मार्क भी आप लगाओगे। समझ आ गया आपको, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पर देखो जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये नेम है, तो यहाँ पर भी आर कैपिटल होगा, और ये टी जो है ये भी कैपिटल होगा, यह ध्यान आपको रखना है। समझ आ गया आपको। तो ये बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर एक पर्सन का नेम है, जो कि दोनों वर्ड्स का जो स्टार्ट है वो कैपिटल से ही होना चाहिए और होता है। समझ रही हो गया आपका करेक्ट, आपको ध्यान रखना है। आगे चले, आगे बात करें। देखो हर सारी स्पेशली द वंस फ्रॉम बनारस आर एक्यूसेट, ठीक है। तो भाई आप तुमको ध्यान से देखना है, एक्विजिट का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, है ना। तो कह रही है कि भाई जो तुम्हारी साड़ी बड़ी अच्छी है, लेकिन जो बनारस से है ना, एक लोग मैं बनारस से लाए, वो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, हर सारिस के बाद आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप कोमा लगाओगे, है ना। और एच जो है ये कैपिटल होगा, बता चुका हूं मैं। और स्पेशली द वंस फ्रॉम बनारस, बनारस का जो बी है ये कैपिटल होगा, जो वहां नहीं दे रखा है, आर एक्विजिट। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है भाई, आप देख सकते हो, जैसे कि जो स्पेशली द वंस फ्रॉम बनारस गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, है ना। तो जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, तो वहां पर हम लगाते हैं कोमा। आपको ही पता है, जब बहुत सारी चीजों की बात करते हो तो वहां पर कोमा लगता है। तो हर साड़ी, मतलब हम बोल रहे हैं उसकी साड़ी, तो हमने कोमा लगाया, लेकिन जो बनारस से है ना वो ज्यादा अच्छी है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, कोमा लगाओगे, आर एक्विजिट। तो ये क्या है, आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पर हम कोमा लगाते हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो कोमा से शो करी जाती है। और बनारस प्लेस का नाम है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, कैपिटल लेटर यूज करा बी में, और स्टार्ट जो एंड होगा सेंटेंस वो फुल स्टॉप के साथ एंड होगा, जो कि इसमें नहीं है, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इंटेंस, वॉज नॉट इट, ठीक है ना। तो द टी कैपिटल हो गया, द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इंटेंस, तो यहाँ पर आएगा कोमा, क्योंकि सेपरेट इन्फॉर्मेशन हो गई। और वॉज नॉट इट, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर आएगा अपना क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इंडियन पाकिस्तान जो कंट्री के नेम होते हैं कैपिटल्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना, जो कि उसमें नहीं दे रखे हैं। और वॉज नॉट इट ये क्वेश्चनिंग टैग, क्वेश्चन टैग है, ये ध्यान आपको रखना। तो क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क आता ही है, जब खुद पता चल जाएगा। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है ना, जैसे कि वॉज नॉट इट, हैव नॉट इट, हैड नॉट इट, ये सब क्या होती है, ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं, आपको यूज करने हैं ऐसे। और पुट अ कोमा बिफोर द क्वेश्चन टैग, तो ऐसे सेपरेट इन्फॉर्मेशन भी है, तो आप लगा सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन टैग से पहले कोमा आता है, तो आप लगा सकते हो। समझ गया, समझ आ गया। और लास्ट में आप क्वेश्चन लगा मार्क लगा दी कि क्वेश्चन टैग था। अब आगे बात करते हैं, प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, राइस, शुगर एंड मिल्क। देखो पहले आप यहाँ देखो,
राइस शुगर एंड मिल्क। यहाँ पे कोमा नहीं है, आपको पता होगा जब कोई तीन चीज होती है तो कोमा लगाना पड़ता है बीच में। तीन चीजें स्टार्टिंग, दो के बीच में कोमा लगाओ फिर एंड लगा दो, है ना। तो राइस के बीच में कोमा आएगा, राइस शुगर एंड मिल्क, जब जाके करेक्ट होगा। और पी जो है यहाँ पर ये कैपिटल होगा, स्टार्टिंग है। तो प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स। और जब आपको पता होगा जब हम कोई लिस्ट लिखते हैं, है ना, तो हम ये लगाते हैं, तो यहाँ पर ये लगाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है। और फिर राइस शुगर और यहाँ कोमा मत लगाओ, ठीक है, और एंड मिल्क। समझ आ गया। तो अ लिस्ट इज कमिंग आफ्टर आइटम्स, तो सो यूज्ड अ कोलोन। तो एक कोलोन कहते हैं, आपको लगाना बहुत जरूरी होता है जब कोई लिस्ट वगैरह की बात कर रहे होते हो। एंड सेपरेट लिस्ट आइटम्स विद कोमा, तो लिस्ट आइटम को हम क्या करते हैं, कोमा के साथ सेपरेट करते हैं। और एंड विद अ फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप के साथ आपको एंड करना, जो इसमें नहीं था हमने इसमें लगा दिया। आगे चलते हैं। अमिताभ बच्चन द लेजेंडरी एक्टर होस्टेड द शो लास्ट नाइट, तो फुल स्टॉप तो आ ही जाएगा। अमिताभ बच्चन है तो यहाँ पर भी कैपिटल ए आएगा और यहाँ पर कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जो कि लेजेंडरी एक्टर है, उन्होंने लास्ट नाइट शो को होस्ट करा, है ना भाई। तो अमिताभ बच्चन, फिर यहाँ पर उनके बारे में बात हो रही तो कोमा यहाँ पर आएगा, है ना। तो नेम कैपिटल लेटर से होगा। और लेजेंडरी एक्टर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सही बात है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर। लेजेंडरी एक्टर है जिन्होंने शो होस्ट करा, तो दोनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान रखना है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या करा जाता है, कोमा लगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है क्या करोगे आप, लगा दिया कोमा, द लेजेंडरी एक्टर, कोमा लगा दिया, जिन्होंने क्या करा लास्ट नाइट जो है शो को होस्ट करा। ये तीनों ही क्या अलग इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको कोमा लगा देना है और ये करेक्ट हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। आगे चलो। दे आर गोइंग टू मनाली ड्यूरिंग द दिवाली ब्रेक, वो कहाँ जा रहे हैं भाई, मनाली जा रहे हैं। अब देखो ये दे आर है ना, इन्होंने दे आर कैसे लिखा है, और आर ई लगा दिया, आर ई लगा दिया, ये आर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप खुद सोचो कि दे आर लगा दिया, ऐसे थोड़ी होता है, बीच में हमको एपिस्ट्रोफे लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, एपिस्ट्रोफे लगाना पड़ता है। देखो तो यही बात है, तो ये करेक्ट होगा। दे आर, पहले तो टी कैपिटल होगा और इस बीच में जो एपिस्ट्रोफे नहीं लगाया ये लगेगा, ये ध्यान रखना है। गोइंग टू मनाली, तो एम छोटा है एम बड़ा कर दो। ड्यूरिंग द दिवाली, तो दिवाली का डी कैपिटल नहीं है तो यहाँ पे कैपिटल करो। और ब्रेक, फुल स्टॉप नहीं था तो फुल स्टॉप हमने लगा दी है, समझ रहे हो। आगे चलो। आई हैव विजिटेड जयपुर आगरा एंड उदयपुर, सेम वही कोमा आएगा भाई, देखो अलग अलग जगह यहाँ पर मेंशन हो रही है। जयपुर आगरा है ना, कोमा आएगा यहाँ पर, और आई कैपिटल होगा और फुल स्टॉप आएगा, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो तो आई हैव विजिटेड जयपुर आगरा एंड उदयपुर, सबके कैपिटल कर देना भाई, प्लेस का नाम है। और ड्यूरिंग माई सेमेस्टर ब्रेक, जो करेक्ट हो जाएगा आपका पूरा, ये ध्यान आपको रखना है। अब अगला क्वेश्चन भाई, ये ध्यान से देखना, पंक्चुएशन कैसे आता है आपको पता होना चाहिए, आपको समझ भी आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, राइट अ सीवी एंड कवरिंग लेटर टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ बिजनेस एनालिस्ट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, include your contact details, education qualifications, work experience and achievements and other interest। ये आपको मेंशन करने हैं अपने लेटर के अंदर, और आपको सीवी भी देना है। सीवी का मतलब क्या होता है, करिकुलम वीटी, ठीक है। तो ये सब चीज आपको मेंशन करनी है, और वही सेम चीज लेटर हो, आपको कुछ लिखना ना पड़े, वही वाली बात है, मतलब लिखना नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कॉमन लाइन दूंगा, बहुत इजी फॉर्मेट में आपको देने वाला हूँ, आपको एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर देना है, बस बेसिक डिटेल्स आपको ऐड करनी है। सेंडर्स एड्रेस लिखोगे भाई, लाइन छोड़ोगे, डेट लिखोगे, टू द मैनेजर। अब स्कूल को लिख रहे हो, स्कूल को लिखने का मतलब है कि स्कूल में कोई जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा टू द प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान रखना है। तो टू द मैनेजर, कंपनी नेम लिखो, कंपनी का एड्रेस लिखो, एक लाइन छोड़ो, सब्जेक्ट लिखो, और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लाइन लिखो, जो भी पोस्ट है वो पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख दो। बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट के बारे में बात हो रही है तो बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पर लिख दो, सर मैडम करके कोमा लगा दो, एक लाइन छोड़ गए, ठीक है, ये लाइन छोड़नी, फिर सर मैडम लिखना है। फिर आपको ये स्टार्ट करना है, ये आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिखो, इन योर कंपनी। आई केम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी फ्रॉम, इस वैकेंसी के बारे में आपको कहाँ से पता चला है, तो यहाँ पर आप वो सोर्स का नाम लिख दोगे, न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, कोई वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना।
and I wish to work in your organization because it provides a good environment for learning and growth. तो भाई ये कहता है कि मैं जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारी कंपनी है, उसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है सीखने का और ग्रो करने का देती है मेरे को, ठीक है, तो इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगला पैराग्राफ आएगा जहां पर आप क्या करते हो, अपने इंटरेस्ट हो गए, अपनी क्वालिफिकेशंस हो गई, थोड़ी बहुत बता देते हो। कोई चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई, क्या जो भी आपने कंप्लीट करा वो लिखना है फ्रॉम डैश स्कूल कॉलेज, वो लिख सकते हो आप यहाँ पर। एंड आई हैव गुड स्किल्स इन, आप स्किल मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, ध्यान आपको रखना है। और आई एम हार्ड वर्किंग रिस्पॉन्सिबल एंड ईगर टू लर्न, मतलब कि भाई सीखने की, मुझे मैं सीखने को बहुत आतुर रहता हूँ, बहुत जल्दी रहती है मेरे को। एंड आई बिलीव आई कैन डू दिस जॉब वेल, एंड मेरे को विश्वास है कि मैं इस जॉब को अच्छे से कर सकता हूँ। सेकंड पैरा खत्म। फिर उसके बाद लास्ट पैरा जो आता है लिखना है आपको, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसीडर माई एप्लीकेशन, आई एम अटैचिंग माई सीवी योर रेफरेंस, है ना भाई। तो मैं सीवी अटैच कर रहा हूँ अपने आपके रेफरेंस के लिए, जिसमें आप सारी बातें पढ़ सकते हो मेरे बारे में। इसको बायोडेटा ही बोलता, आपको पता होगा। एंड आई विल बी थैंकफुल इफ यू गिव मी अ चांस, मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा अगर आप मुझे क्या दोगे, चांस दोगे तो। समझ आ रहा है भाई, कोई डाउट नहीं रह रहा? आगे चलो। योर सिंसियरली, सिग्नेचर करो यहाँ पर। सिग्नेचर करने का मतलब है नॉर्मली लिख देना, ये मत कर देना, ऐसा साइन मत कर देना, ऐसा ऐसा कुछ साइन मत कर देना, नॉर्मल नाम लिखो बस, यहाँ भी नाम लिख देना, काम हो जाएगा। और नाम जो दे रखा है सेंटेंस के अंदर, सॉरी क्वेश्चन के अंदर, वो लिखना है आपको। अदरवाइज भाई सिग्नेचर कर देना कैसा भी, या एक्स वाई जेड लिख देना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, बस अपना नाम ही लिखते एग्जाम के अंदर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो अपना क्या कहते हैं, जो सीवी होता है, जिसको करिकुलम वीटी कहते हैं, उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना होता है। अपना नाम मेंशन करो, अपना एड्रेस मेंशन करो, फोन नंबर, ईमेल, ये लिख दिया। अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना होता है आपको। करियर ऑब्जेक्टिव मतलब कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि आई टू फाइंड अ पोजीशन एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर इन प्रोग्रेसिव स्कूल दैट अलाउज टीचर्स टू बी क्रिएटिव विद सिलेबस। तो एक ये आपके बुक के अंदर ही दे रखा, तो मैंने वो लिया है एग्जांपल के तौर पर। आपको क्या करना है, बिजनेस एनालिस्ट का भी ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सी लाइन लिखनी होती है ना, जैसे पढ़ते ही मजा आ जाए, वो आप लिख सकते हो, समझ रहे हो। और जब आप ये बनाओगे ना, मतलब कि सीवी आप मतलब एग्जाम में बनाओगे, तो जरूरी नहीं आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना ही है, आप इसे स्किप कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है, जहां पर आप सबसे टॉप डिग्री पहले बताओगे, उससे नीचे वाली जब बताओगे, और सबसे नीचे वाली नीचे से नीचे बताओगे। तो बीएड कहाँ से करी, यहाँ किसने से बता दिया। बीए ऑनर्स कहाँ से करी है, यहाँ से बता दिया हिंदी में। और ट्वेल्थ कहाँ से करी है, बता दी, कितने कौन से सन में करी है और कितने मार्क्स के साथ करी है, ये आपको बता देना होता है ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये बेसिक डिटेल्स आपको बता देनी है जो कि आपके पोस्ट से रिलेटेड हो। और आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए करो तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो भी वैसे ही होगी, ऐसी बात नहीं है, ध्यान आपको रखना है। जैसे बिजनेस एनालिस्ट है तो आप एमबीए वगैरह यहाँ पे शो कर सकते हो, आपने कहाँ से करा वो लिख सकते हो, वही चीज है। वर्क एक्सपीरियंस बता देना आपको ऐसे ही, जैसे यहाँ पर बता रखा है। अचीवमेंट्स आप बता सकते हो, ठीक है। और फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स बता दो लास्ट में थोड़ी सी, जैसे कि भाई डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर हो गया आपका, मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब सिंगल हो मैरिड हो, आपकी नेशनलिटी क्या है, लैंग्वेज कौन कौन से आप जानते हो, अगर आपके पास कोई रेफरेंस भी है तो आप रेफरेंस भी बता सकते हो, ठीक है। रेफरेंस बता सकते हो कोई, अगर है रेफरेंस मतलब होता है कि आपको आपका कोई दोस्त वगैरह है या जिसने आपको जॉब रेफरेंस करी बताइए, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। खत्म हो गया, आगे चलो भाई। अगला क्वेश्चन, राइट 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डायलॉग लिखना है। डायलॉग पता होगा आपको क्या होता है, जहां पर भाई दो लोग के बीच में बातें हो रही होती हैं, वो आपको लिखना है। तो कोई दो दोस्त है, ठीक है, और क्या करना है भाई, उनके बीच में 10 टर्न्स लिखनी है। क्या लिखनी है, 10 टर्न्स, समझ रहे हो ना। पहली टर्न्स, दूसरी टर्न, तीसरी, चौथी, ऐसे करके तो 10 टर्न्स हो जाएगी टोटल। और ये बात किस पर, जो डायलॉग मतलब जो बात कर रहे हैं आपस में, ये किस पर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर बात कर रहे हैं कि भाई डेली लाइफ में जो है भाई स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, दो दोस्त है, पहले का नाम है रोहन, दूसरे का नाम है अनीता,
एक लड़का एक लड़की है, ध्यान सुनना। तो रोहन कहता है हे अनीता, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। डायलॉग बहुत लिखने का काम बहुत चिल होता है, ध्यान रखना, ज्यादा कोई मेहनत इसमें लगती नहीं है। तो आप ध्यान से देखो कैसे लिखा जा रहा है। और आपको ऐसे पहली सारी बातें मत कर देना, पहले सेंटेंस में खत्म मत कर देना, जितना ज्यादा हो सके बात को आगे बढ़ाना है, तब जाके ये डायलॉग पूरा होता है। देखो कैसे, हे अनीता, हैव यू नोटिस्ड हाउ मच बेटर वी फील आफ्टर प्लेइंग स्पोर्ट्स इन द इवनिंग, कि हमें कैसा फील होता है इवनिंग में स्पोर्ट्स खेलने के बाद, कि तुमने कभी नोटिस करा है? ये अनीता से पूछ रहा है। तो अनीता देखो यहाँ पे छोड़ दे क्वेश्चन के साथ, अभी जवाब देगी। अनीता बोलती है यस एब्सोल्युटली, स्पोर्ट्स रियली हेल्प्स अस स्टे एक्टिव एंड एनर्जेटिक। जो स्पोर्ट्स होते हैं हमको एक्टिव रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं। तो रोहन कहता है ट्रू। तो इसकी बात को उन्होंने बोला हाँ भाई सही बात है, ट्रू ने बोल दिया। एंड दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रिवेंट मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको बचा के रखते हैं। फिर अनीता बोलती है नॉट जस्ट दैट, स्पोर्ट्स हेल्प्स अस रिलैक्स मेंटली टू। तो इसने बोला नॉट जस्ट दैट का मतलब है कि ये तो है ही, इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स हमको रिलैक्स भी करते हैं मेंटली, ध्यान आपको रखना है। एंड आई फील लेस स्ट्रेस्ड आफ्टर प्लेइंग बैडमिंटन, और बैडमिंटन जब मैं खेलती हूँ तो लेस स्ट्रेस्ड फील करती हूँ मैं, समझ रहे हो। और फिर रोहन बोलता है सेम ईयर, मैं भी। एंड स्पोर्ट्स आर अ ग्रेट ब्रेक फ्रॉम स्टडीज एंड मोबाइल फोन्स। तो जो स्पोर्ट्स होते हैं मोबाइल फोन्स और जो अपने भाई पढ़ाई से होगा, थोड़ा एक बहुत अच्छा ब्रेक होता है, समझ रहे हो आप। आगे चलो, फिर यहाँ पर आप अनीता की बारी आएगी यहाँ पर, तो फिर बताओगे। फिर अनीता यहाँ पर कुछ बोलती है, दे ऑल्सो टीच अस टीम वर्क व्हेन वी प्ले इन ग्रुप्स, वी लर्न हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स। तो हमको टीम वर्क सीखने को मिलता है, हम कैसे कोऑपरेट करते हैं दूसरों के साथ, ये भी हम सीखते हैं। तो स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखते हैं। फिर रोहन कहता है एंड वी लर्न डिसिप्लिन टू, मतलब उसके आगे बात ऐड करते जा रहा है, अब वो खत्म नहीं करनी है, सोचना है ये कि भाई हम डिसिप्लिन भी सीखते हैं। तो यहाँ पर इसने छोड़ दी ये बात, इसने बता दी एंड वी हैव टू फॉलो रूल्स, बी ऑन टाइम एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। तो हमको टाइम पे होना चाहिए, प्रैक्टिस रेगुलरली अब करनी चाहिए। सुनीता बोलते हैं भाई एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात है। एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस, जो स्पोर्ट्स होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं व्हेन वी इंप्रूव और विन मैचेस, है ना। तो जिसको डायलॉग लिखना है ना उसको बातें बनानी आनी चाहिए, सीधी सी बात है। एंड रोहन, तो प्लस प्लेइंग एवरी डे इंक्रीजेस आवर स्टेमिना एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्पोर्ट्स खेलते खेलते, रोहन बोलता है। लास्ट में देन अनीता बोलती है यस दैट इज द व्हाई स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ एंड एवरीवन शुड प्ले सम स्पोर्ट्स रेगुलरली। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपको ऐसे लिखने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे आपको डायलॉग कंप्लीट करना है, 10 टर्म्स लिखनी है। अगला देखो भाई क्वेश्चन, राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक विच यू हैव रिसेंटली रेड। मतलब आपने जो अभी बुक पढ़ी है ना रिसेंटली, वो आपको उसके लिए रिव्यू लिखना है आपको, मतलब वो कैसी थी, समझ रहे हो। आपने जो भी बुक पढ़ी हो उसका रिव्यू आपको लिखना है, और आपको क्या करना है, उस बुक का आपको रिव्यू भी लिखना है, मतलब नेम भी लिखना है, और आपको उसके बुक का ऑथर का नेम भी आपको लिखना है। और ध्यान रखो, ये तो बुक की बात हो रही है, मूवी का रिव्यू लिखने के लिए भी आ जाता है, कि आपने जो भी रिसेंटली मूवी देखी है ना, जो भी आपने रिसेंटली मूवी देखी है यार, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो जो भी रिसेंटली आपने मूवी देखी है वो क्या करना होता है आपको, उसका भी रिव्यू लिखने के लिए आता है। तो आप उसका मूवी का नाम, उसके डायरेक्टर, उसकी जितनी भी कास्ट है वो सब आपको लिखनी होती है। तो ध्यान रखना, बाकी मूवी से ज्यादा बुक का लिखना आसान होता है। तो बुक का नाम लिख दो भाई, जैसे कि यहाँ पर हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन, ये बुक का नाम हो गया, ऑथर कौन है, जेके रोलिंग है, ठीक है। तो ऐसा आपको नाम लिखना है, फिर आपको रिव्यू लिख देना है उसके बारे में, ऐसे। और आप कोई से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम मेंशन नहीं होता कि आपको इसका रिव्यू लिखना है, या आपके ऊपर होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी लिख सकते हो डायरेक्ट उठा के, ठीक है, जो आपके सामने मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, तो यहाँ पर बताया जाता है रिव्यू आपको ऐसे लिखना होता है, रिसेंटली रेड हैरी पॉटर एंड फिलोसफर स्टोन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक में से एक है। एंड द स्टोरी इज अबाउट अ यंग बॉय नेम्ड हैरी पॉटर हु डिस्कवर्स दैट ही इज अ विजार्ड, समझ रहे हो। तो कहता है कि ये जो स्टोरी है ना, एक यंग बॉय के बारे में है जिसका नाम हैरी पॉटर है, जो कि डिस्कवर कर लेता है कि वो क्या है, एक विजार्ड है। एंड ही जॉइंस हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट एंड विच
ड्राई वेयर ही लर्न्स मैजिक, मेक्स न्यू फ्रेंड्स एंड फेसेस एक्साइटिंग एडवेंचर्स। तो भाई बताता है कि भाई किसने ये वाला स्कूल ज्वाइन करा जहां पर इनने क्या करा, मैजिक करना ये सब सीखा, जब इसको विजार्ड बोला जा रहा है। ठीक है, अब आगे बात करें। देखो ये जो बुक है ना भाई बिल्कुल मिस्ट्री से भरी हुई है, बहुत फन है इसके अंदर। और जो हैरी है भाई और उसके जो दोस्त हैं जैसे कि रोन है ना, हैरी ओन है, हैरी मियोन है, और ट्राई टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द फिलोसफर्स स्टोन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डार्क विजार्ड। इसका नाम क्या है, वोल्डेमॉर्ट है। ठीक है, तो जो ये अपना हैरी है, इसके जो दोस्त हैं, ठीक है, इसका जो नाम अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूं तो ये जो मिलके क्या करते हैं, ये जो फिलोसफर स्टोन है ना उसके सीक्रेट को जानने की कोशिश करते हैं और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं डार्क विजार्ड वोल्डेमॉर्ट से। एंड द स्टोरी इज एंगेजिंग एंड कीप्स द रीडर इंटरेस्टेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। है ना भाई, ये जो स्टोरी है भाई एंगेजिंग है और रीडर को ना क्या रखती है, इंटरेस्टेड रखती है भाई शुरू से लेकर एंड तक। आपको ऐसे रिव्यू लिखने हैं, ध्यान रखना है, और आपकी इच्छा, आप रिव्यू अच्छा लिखो या बेकार लिखो वो आपके ऊपर है, दोनों वैलिड होगा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक इज द मैजिकल वर्ल्ड टॉकिंग पोर्ट्रेट्स, फ्लाइंग ब्रूमस्टिक्स, फ्रेंड जायंट्स, मतलब जो बहुत बड़े बड़े तरह से आप देखते हो क्रिएचर्स टाइप होते हैं, एंड मैनी अमेजिंग क्रिएचर्स। तो ये सब जो है ये बेस्ट पार्ट है बुक का, जहां पर इनके बारे में बताया गया है। एंड द ऑथर हैज रिटन एवरीथिंग इन अ सिंपल एंड इमेजिनेटिव वे। और जो ऑथर ने लिखा है बहुत सिंपल वे में लिखा है और बहुत इमेजिनेटिव वे में लिखा है। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हम फील कर रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं, मतलब कहने का ये है। आगे चले। एंड ओवरऑल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन इज एन एंजॉयबल एंड मैजिकल बुक और इट टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, ब्रेवरी एंड काइंडनेस। ठीक है, तो हमको ये सब सिखाती है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंडेड इट यंग रीडर, मतलब कि भाई मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ यंग रीडर्स को एंड एनीवन हु लव्स एडवेंचर, जो भी एडवेंचर को पसंद करता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ dance society of your college, create a profile on Instagram for the same to expand your society reach across various people। तो आप क्या हो भाई, आप प्रेसिडेंट हो, कहाँ के, अमेरिका के नहीं, आप कहाँ के हो भाई, डांस सोसाइटी ऑफ योर कॉलेज, उसके प्रेसिडेंट हो। आपको क्या करना है, एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है इंस्टाग्राम की, ताकि आपकी सोसाइटी की जो है रीच एक्सपेंड हो जाए। आपको पता होगा आपके कॉलेज के अंदर बहुत सारी क्या होती है, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, सोसाइटीज बनी होती है जो कि अलग अलग की होती है, सिंगिंग की, डांस की, बहुत सारी होती है। तो वहां पर और उसकी आपको प्रोफाइल बनानी है ना, ताकि आपकी रीच बढ़ जाए और बहुत सारे लोगों तक आप पहुंच सको। और इसमें तो आप सब माहिर हो, आप बना ही लोगे। देखो सबसे पहले आपको यूजर नेम सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर भी, जैसे कॉलेज डांस सोसाइटी, ऐसे यूजर नेम लिख दिया, फिर प्रोफाइल का नेम, तो प्रोफाइल नेम लिख के और आपको ऐसे लिखना है, अपने कॉलेज का नाम लिखो और आपको डांस सोसाइटी ऐसे मेंशन कर देना है। प्रोफाइल पिक्चर, तो आप ग्रुप डांस फोटो यहाँ पर आपको डाल देनी है, सोसाइटी लोगो डाल देना है, या टीम एम्बलम अगर कुछ है तो वो डाल देना है। अब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल किसी के ऊपर बनाने के लिए आ सकती है, वो आपके ऊपर ध्यान रखना, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बायो लिखते हैं फिर हम, तो लिखोगे भाई ऑफिशियल डांस सोसाइटी, क्योंकि आपको यहाँ पर लिख देना है अपने कॉलेज का नेम कि भाई ऑफिशियल पेज है यही, और पैशन, परफॉर्मेंस, परफेक्शन, ऐसे आपको पता है ना लिखते हैं लोग बायो में, तो वही लिखना है आपको। फ्रॉम क्लासिकल टू हिप हॉप वी डू इट ऑल, हिप क्लासिक से लेकर हिप हॉप सब करते हैं हम। विनर्स ऑफ इंटर कॉलेज फेस्ट, भाई हम विनर्स हैं इंटर कॉलेज फेस्ट के। एंड डीएम फॉर कोलैबोरेशन एंड ऑडिशन, तो मैं कोलैब डीएम करो अगर आप कोलैब करना चाहते हो, ऑडिशन देना चाहते हो। तो आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिससे भी प्रोफाइल के लिए आपको बोला है कि आप इस चीज के लिए प्रोफाइल बनाओ, तो आपको ऐसे ही उसके रिगार्डिंग क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको बातें लिखनी है। हाइलाइट्स आपको लिखने हैं, जैसे कि इवेंट्स, वर्क, मतलब हाइलाइट लिखने नहीं होते हैं, मतलब वहां पे लगाने होते हैं, आपको पता होगा जो सर्कल वगैरह बना रहता है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में, ऐसे ये हाइलाइट्स होते हैं सारे, है ना। तो यहाँ पर आपको हाईलाइट बनाने हैं इस नेम से, इवेंट्स, वर्कशॉप, ऑडिशंस, अचीवमेंट्स एंड टीम, ऐसे करके। और फर्स्ट 3 पोस्ट डालनी है, जो पहली पोस्ट होगी वो वेलकम पोस्ट होगी, उसका कैप्शन आप ये लिख सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड वन इज आपके इंट्रोडक्शन वीडियो हो सकती है, जो कि शॉर्ट रील हो सकती है डिफरेंट डांस स्टाइल की, जो कि आपकी टीम ने परफॉर्म करी हो, और कैप्शन आप ऐसे लिख सकते हो। और आगे देखो, जो पार्ट 3 होगा वो ऑडिशन अनाउंसमेंट पोस्ट होगी, जहां पर आप ये कैप्शन लिखोगे। ठीक है, डेट, वेन्यू, टाइम,
एंड ऑल डांस लवर्स आर वेलकम एंड पोस्टर इमेज इंक्लूडेड। यहाँ पर आप पोस्टर भी डालोगे, मतलब पोस्टर डालोगे, ये सब नीचे कैप्शन में लिख दोगे, ठीक है। आगे देखो, यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, क्रिएट योर प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। तो आपने क्या करा है भाई, अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है डीयू से, और आपको क्या करनी है, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनानी है। भाई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि यहाँ प्रोफाइल बनाओ वहां बनाओ, तो ध्यान रखना। तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल आपको बनानी है, बहुत आसान होता है, वैसे भी आपकी होनी भी चाहिए प्रोफाइल, यहाँ बनाओ तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में भी होनी चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। तो नेम आपको लिख देना है, सबसे पहले तो नेम ही लिखोगे भाई, प्रोफाइल फोटो लगाओ जी, क्लीन और फॉर्मल होनी चाहिए, और हेडलाइन लिखो भाई वहीं पर ही, पोस्ट ग्रेजुएट इन, क्या लिख देना है, एंड एस्पायरिंग रिसर्चर एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ग्रेजुएट। अब लिख दोगे मैं एस्पायरिंग रिसर्चर हूँ, प्रोफेशनल हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ और ग्रेजुएट आपको लिख देना है, समझ रहे हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें आपने करी है, ये आपको हेडलाइन लिखनी होती है। आपको जब प्रोफाइल बनाओगे एक्चुअल में आपको देखना होगा, यहाँ पर ऐसी बातें सब जो आप यहाँ बता रहा हूँ आप लिखनी पड़ती है वहां पर। आगे देखो, फिर आपको समरी लिखनी पड़ती है अबाउट सेक्शन के अंदर, कुछ इस प्रकार की आप लिख सकते हो, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन, जो भी इंटरेस्ट आपका है अपनी फील्ड के बारे में, जो भी अपने जिस भी फील्ड में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है ना, यहाँ पे आपको लिख देनी है, सीधी सी बात है, वही तो आपकी फील्ड है। एंड आई एंजॉय लर्निंग न्यू स्किल्स, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड अप्लाइंग माई नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, है ना भाई। तो भाई मैं इंजॉय करता हूँ नई स्किल्स सीखना, नए नए प्रोजेक्ट पर काम करना, और जो मैंने नॉलेज सीखी है ना उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशन में यूज करना, मुझे अप्लाई करने में मजा आता है। एंड आगे सुनो भाई, आई एम हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड ईगर टू बिगिन माई प्रोफेशनल जर्नी। बहुत आतुर हूँ, बहुत जल्दी है मुझे अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एंड आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज वेयर आई कैन ग्रो, लर्न एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली। तो मैं अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी सीकर हूँ, है ना, जहां पर मैं ग्रो कर सकूं, सीख सकूं और कंट्रीब्यूट कर सकूं उस चीज में इफेक्टिवली, ठीक है। ऐसा आपको समरी लिखनी होती है, उसके बाद अपनी एजुकेशन बतानी होती है आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बता दी, यहाँ पर क्या करा ये बताना होता है, ईयर ऑफ कंप्लीशन बताना होता है, ये ध्यान रखना है कि आपने कब कब करा है, मतलब ईयर के साथ बताओगे ना आपने किस कॉलेज के साथ करा वो भी बताना होता है, और बैचलर्स डिग्री किस में करी है आपने, वो आपने कब कंप्लीट करी ये आपको बताना होता है, ठीक है। समझ रहे हो भाई, आपको ऐसे बताना होता है। स्किल्स बता सकते हो आप, स्किल्स बता सकते हो ऐसे सारी, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च एंड एनालिसिस, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर स्किल्स, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, और वर्क एक्सपीरियंस आपको बताना होता है। फ्रेशर हो तो फ्रेशर लिखो, कहीं आपने काम करा है वो आप बता सकते हो, और अचीवमेंट्स बता सकते हो अपनी, यहाँ पर ऐसे ये सब सेक्शन होते हैं जहां पर आप बता सकते हो, ठीक है ना। जब प्रोफाइल बनाओगे तो पता चलेगा। तो अचीवमेंट्स आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, कहने का मतलब ये है। तो वो एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड और स्कॉलरशिप, आपको अचीवमेंट्स में लिखना है। एंड पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स एंड कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये सब आपके अचीवमेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ईमेल दे सकते हो, फोन नंबर दे सकते हो आप। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन योर कॉलेज। तो क्या करना है आपको, एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, उसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर प्रिंसिपल लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर लगाओ, सीधी सी बात है कि भाई किस लिए आप लेटर लिखना है आपको, कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना वो आपके कॉलेज में क्या कर दे भाई, वो इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है भाई। केवल पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, तो ये आपको बताना है, लेटर लिखना है, कहने का मतलब ये है। तो लेटर लिखोगे कैसे, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखोगे, टू द प्रिंसिपल, है ना भाई, स्कूल कॉलेज का नेम यहाँ पर आपको लिख देना है, और सिटी लिख देनी है यहाँ पर, टू द प्रिंसिपल, स्कूल कॉलेज का नाम, सिटी लिख देनी है, मतलब कहाँ पर वो स्कूल है कहाँ पर वो कॉलेज है, मतलब उसका एड्रेस लिख दो, सीधी सी बात है। और सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्ट टू, करके यहाँ पर जो भी जिसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो वो उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है रिक्वेस्ट टू के आगे, समझ रहे हो। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब वही सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सर मैडम कर देना नीचे। आगे चलो, और ये सब देख रहे हो ना, जो मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाई है, सब लाइन छोड़ने वाली बात है, टू द प्रिंसिपल करके यहाँ पर लिख दिया, फिर से लाइन भी छोड़नी होती है आपको, फिर सर मैडम करना है आपको, समझ आ गया। यहाँ लाइन छूटती है सर मैडम करके, और उसके बाद आपको ऐसे लिखना होता है, और आई एम ए स्टूडेंट ऑफ
आप कोई क्लास बता सकते हो या कोई कॉलेज में हो तो आप ईयर कौन से ईयर में आप ये बता सकते हो ऑफ योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, है ना। आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी ये लाइन लिख दो बहुत है। एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू काइंडली, तो यहाँ पर कुछ थोड़ी बातें बता दो, मतलब कि अपनी रिक्वेस्ट बता दो, थोड़ी एक लाइन बता दो, रिक्वेस्ट लिख दो जो कि आप क्वेश्चन से ही देख सकते हो। एंड यहाँ ठीक है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ रीजन इन 1-2 लाइन्स, और क्या दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है वो यहाँ पर आपको 1-2 लाइन बता देनी है। ये लिख दिया, यहाँ से आपको लेकर यहाँ तक जो है आपको बता देनी है। और कुछ यहाँ पर सपोर्टिंग पॉइंट आप बता सकते हो अगर जरूरत आपको है, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताओगे, भाई उससे वो नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो हो जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो भाई। और इंट्रोड्यूसिंग अलाइंग दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट एज इट विल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप बेनिफिट्स बता सकते हो, वहां पर सपोर्टिंग फैक्ट्स बता दो, अगर वहां पर बेनिफिट्स नहीं बताया तो आप यहाँ पर बेनिफिट्स बता सकते हो कि भाई अगर आप ये अलाउ कर देते हो तो इससे बहुत हेल्पफुल हो जाएगी स्टूडेंट्स की, और एज इट विल यहाँ पर आपको बेनिफिट बता देने, मतलब कि बेनिफिट बता दो जैसे कि इंप्रूवमेंट इन लर्निंग हो जाएगी, पार्टिसिपेशन में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा उनका, एक्सेट्रा। और लास्ट में लाइन तो क्या है, ये कॉमन है। देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट। समझ रहे हो आप। तो लास्ट में आपको ऐसे लिखना है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इस मैटर में देखेंगे और नेसेसरी स्टेप जो आप लेंगे। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका लेटर। और थैंकिंग यू योर सिंसियरली, अपना नाम, कोर्स और ईयर और एनरोलमेंट नंबर, ये स्टूडेंट आईडी अगर है तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देंगे। समझ रहे हो, कोर्स ईयर बता दिया, नेम बता दिया, ये सब लिख दिया, लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लो, टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नेम, सिटी मेंशन कर दी, लाइन छोड़ दो, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट पूरा, लाइन छोड़ दो, सर मैडम। ठीक है, और ये आपको पूरा लिखना, और ये पूरा फील्ड है। अब स्टार्टिंग का तो मैंने नहीं लिखा है, मतलब ये स्टार्टिंग का मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो कॉमन है, मतलब लिख लोगे। ये मैंने सारा फील्ड कर दिया, ये सब सेम चीज आप देख सकते हो, है ना। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास ऐसे करके, और ये पूरा जो है भाई कि आपको क्यों वो मतलब उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको ये सब बताना है ना। और अगर आप ये अलाउ कर देते हो तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं बता दिए, और लास्ट में वो लाइन लिख दी, खत्म। ऐसे लेटर आप कर सकते हो। आगे देखो, राइट एन एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, तो ऐसे लिखना है वुमेन एम्पावरमेंट पर। ठीक है, तो ऐसे भी आता है, तो मैं बताया ऐसे थोड़ा बड़ा होता है कंपैरेटिवली पहले, लेकिन लेंथ सेम लिए दोनों की। जैसे पैराग्राफ पर आया था उसकी जितनी लेंथ थी उसकी इतनी ही लेंथ मैंने यहाँ पर ली है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा और ज्यादा ही लिख के आना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट आपको पता ही है क्या होता है, कि वुमेन को सशक्तिकरण देना, मतलब कि वुमेन जो है इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके, तो मतलब कि वो क्या है, वुमेन एम्पावर हो चुकी है, तो वही वाली बात है। तो वुमेन एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि हम वुमेन को क्या कर रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि वो अपनी चॉइस को खुद ले सके, है ना भाई, और अपनी लाइफ को वो फ्रीडम के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और इक्वालिटी के साथ जी सके। और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिंपल सा है कि हम उनको अलाउ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए विदाउट एनी फियर रेस्ट्रिक्शन, मतलब वुमेन को कोई डर नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो वो करना चाहती है वो कर पा रही है, तो वुमेन एम्पावरमेंट ही है वो। आपको पता होगा कि पास्ट में क्या होता था ना, बहुत सारी ऐसी वुमेन होती थी जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, इस वजह से वो पीछे रह जाती थी। तो दे वर ऑफन नॉट अलाउड टू स्टडी और वर्क एंड देयर ओपिनियंस वर नॉट वैल्यूड, है ना, उनको कभी पढ़ने नहीं दिया, उनको कभी काम करने नहीं दिया, और उनके जो ओपिनियंस, अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ओपिनियंस दे भी रही हैं तो उसको वैल्यू भी नहीं करा गया। बट टुडे थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन आज के टाइम पे जो चीजें हैं वो चेंज हो रही है। पीपल नाउ अंडरस्टैंड दैट वुमेन आर स्ट्रॉन्ग, टैलेंटेड एंड कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट मैन कैन डू, मतलब जो इंसान मैन कर सकता है वो भी क्या कौन कर सकती है, वुमेन कर सकती है। समझ रहे हो, लोग आज लोगों को समझ आ रहा है। एजुकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन एम्पावरिंग वुमेन, तो एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है वुमेन को एम्पावर करने के लिए। एंड व्हेन गर्ल्स गेट प्रॉपर एजुकेशन दे बिकम कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, जब गर्ल्स को प्रॉपर क्या मिलती है, एजुकेशन मिल जाती है ना, तो वो कॉन्फिडेंट बनती है, इंडिपेंडेंट बनती है, और जो एजुकेटेड वुमेन होती है वो बेटर डिसीजन ले पाती है और हमारे देश की ग्रोथ में काम कर पाती है। ठीक है, और आगे सुनो भाई, और टेक बेटर डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज और नेशन आल्सो, मतलब कंट्रीब्यूट कर पाती है
एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन, बता चुका हूँ। एंड वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो मीन्स गिविंग वुमेन सेफ्टी, रिस्पेक्ट एंड इक्वल राइट। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये भी होता है कि भाई इनको सेफ्टी दे रहे हैं, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इक्वल राइट्स दे रहे हैं जो मैन के पास है। और वुमेन शुड नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। तो वुमेन को भाई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं कराना चाहिए, वायलेंस और अनफेयर ट्रीटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। और दे शुड हैव इक्वल चांस इन जॉब, मतलब कि जहां पर वो जा रहे हैं उनके पास इक्वल चांस होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो इक्वल चांस जॉब्स में होना चाहिए, लीडरशिप में होना चाहिए, और ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ जहां पर वो जाए वहां उनको इक्वल चांस देने चाहिए। और व्हेन वुमेन आर एम्पावर्ड द होल सोसाइटी बिकम्स स्ट्रोंगर। जब वुमेन एम्पावर होती है तो तो पूरी सोसाइटी क्या होती है, स्ट्रोंगर हो जाती है। और एम्पावर्ड वुमेन रेज एजुकेटेड चिल्ड्रेन, सपोर्ट देयर फैमिलीज एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। समझ रहे हो आप, ये ध्यान आपको रखना है। लास्ट में कंक्लूड आपको कर देना, इन कंक्लूजन वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी, फेयर एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड। तो भाई वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो पर्सनल लाइफ में ना, प्रोफेशनल लाइफ में, या वर्ल्ड या पूरे नेशन वाइज आप बात करना चाहो, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाता है। एंड एवरी गर्ल एंड वुमेन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, सक्सीड एंड लिव विद डिग्निटी। तो ये कंक्लूजन हो जाएगा। डिग्निटी मतलब होता है इज्जत के साथ जो है वो रह सके और उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके ग्रो और सक्सीड होने की जिंदगी में। तो ये क्या होता है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट कितनी जरूरी है मैंने आपको बता दिया। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर जो आपकी वीडियोस फिनिश हो जाती है, आई होप आपको समझ आया होगा। जितने पॉसिबल टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैंने करा दिए हैं आपको। निश्चिंत होकर आप एग्जाम जाकर दे के आ सकते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। चॉइस होती है आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चन में आप स्किप कर सकते हो, आपको सारे ही आते होंगे मेरे हिसाब से। कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, ये यूजर नेम है, ठीक है। और आगे चले, वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।